वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 27 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। ये चैप्टर आपके सभी मेडिकल एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, साथ ही साथ क्लास 11th 12th के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अधिकांशतः एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे से समझाएंगे। ठीक है, वो हर पॉइंट आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो भाई, हो सकता है कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाए, यानी कि इसकी कई एक क्लासेस बन के तैयार हो जाए। चैप्टर थोड़ा लेंथी है और लेकिन है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और लगभग हो सकता है कि इसकी लगभग 10 से 12 क्लासेस बन जाएं। ठीक है, लेकिन जितनी भी बने आपके लिए सभी क्लास इंपॉर्टेंट होंगी। आपको हर एक क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगन के साथ वॉच करनी होंगी। ठीक है, यदि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, व्हाइट कोट को पहनना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही मेहनत और लगन के साथ तैयारी करनी होगी। तो फिर चलिए, अब हम समय नहीं लेंगे बिल्कुल भी आपका, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, आज की क्लास में हम आपको आज इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज देंगे। आज की हमारी बेसिक क्लास रहने वाली है, चैप्टर का पूरा मतलब बताएंगे, चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है बीच में जाकर के आपको परेशान करें, उनको आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उठा लीजिए कॉपी पेन, जैसे जैसे चीजों को हम समझाते जाएं आप हर एक चीज को नोट डाउन करते जाइएगा। स्टूडेंट्स, एक बात और आपसे हमें कहनी थी कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमारा हुआ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सेकंड था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण। इस प्रकार से हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये हमारा चौथा चैप्टर है। टेंशन मत लीजिएगा, जब तक आपका CP नेट का एग्जाम होगा आप क्लास 11th और 12th की सारी क्लासेस, यानी कि जो भी यहाँ से कंटेंट होगा आपको इस ग्लोबल साइंस IQ चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी केमिस्ट्री का, ओनली ऑन केमिस्ट्री का। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम तक की गारंटी हम लेते हैं कंटेंट खत्म कराने की, हर एक चैप्टर को फिनिश कराने की। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ अदर स्टूडेंट्स को भी जोड़िएगा। अब भाई चलो हम क्लास पे बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें हो गई, लेकिन जो कुछ भी हमने कहा वो सब आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ बेसिक चीजों से हम डिस्कस करना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने एक चीज लिखी देखी होगी, HNOP। ठीक है, ऐसे करके आपने लिखा देखा होगा। साथ ही साथ आपने लिखा देखा होगा H2N2O2P4। साथ ही साथ आपने कहीं कहीं जगह लिखा देखा होगा H2O, N2O या फिर CO2। ठीक है, और यहाँ से PH4 कुछ भी मान लीजिए। आपने इन चीजों को केमिस्ट्री में लिखा देखा होगा, इनके बारे में आपने स्टडी की होगी, आपको इनके बारे में नॉलेज भी होगी कई हद तक। ठीक है, लेकिन मेन चीज इस चैप्टर की ये ही है, शुरुआत यहीं से होगी। कैसे होगी? मेन चीज हमारी ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये H है, ये H2 है, बट ये है क्या। हमें पता है H का मतलब हाइड्रोजन होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि H2 का मतलब भी हाइड्रोजन होता है। फिर ये ऐसा क्यों है कि कहीं कहीं H होता है और कहीं कहीं H2 होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने कभी कभी देखा है कि ये
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी हमने लिखा देखा, यानी कि जहां पे ये H2O होता है, H2SO4 होता है, H2O2 होता है, कहीं एक ऐसी चीजों को हमने लिखा देखा है। लेकिन मेन चीज है कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ पे H का क्या मीन्स है और यहाँ पे H2 का क्या मतलब है और यहाँ H2O का क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन, आपको पता है ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है। आपको पहले से नॉलेज होगी। जानकारी के लिए चीजों को नोट डाउन कीजिए। यदि यहाँ पे बात की जाए तो इन दोनों को हम कहेंगे तत्व, यानी कि ये क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। क्या है, एलिमेंट। इनको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट। साथ ही साथ यदि यहाँ पे बात की जाए तो इनको कहा जाता है एटम, यानी कि परमाणु। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हम इनको कह सकते हैं परमाणु, ठीक है। साथ ही साथ हम इनको कहेंगे ये है हमारे अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। ये हमारे क्या है, अणु। साथ ही साथ हम इसको कह सकते हैं यौगिक, यानी कि कंपाउंड। ये हमारे क्या है, यौगिक। अच्छा, यहां तक चीजों को समझेंगे। सबसे पहले क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपने तत्व की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। शुरुआत हम तत्व से करेंगे। आपने तत्व की एक डेफिनेशन देखी होगी कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के हमारा तत्व का निर्माण होता है। समान प्रकार के परमाणुओं वाले पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। यदि यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये फास्फोरस का परमाणु है। इसमें कोई अदर चीज की मिलावट नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, एटम हो गए, यानी कि परमाणु हो गए। जब ये समान प्रकार के परमाणु हैं तो हम इनको तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि तत्व एलिमेंट्स की डेफिनेशन कहती है कि समान प्रकार के परमाणु वाले पदार्थ को तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो इनको हम तत्व, एटम भी कह सकते हैं और हम इनको एलिमेंट यानी कि तत्व भी कह सकते हैं। इट्स ओके। अब परिभाषा कहती है कि समान प्रकार के परमाणु। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, H2, यानी कि एक हाइड्रोजन और ये हमारी सेकेंड हाइड्रोजन मिल करके उन्होंने H2 का निर्माण कर लिया। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु और यहाँ भी हाइड्रोजन का परमाणु है, तो ये तो समान ही प्रकार के परमाणु। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। तो ये एटम भी है और हम इसको तत्व भी कह सकते हैं। आपने 118 तत्वों को पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है 118 तत्वों को आपने देखा होगा, तो वहां पे तत्व कहा जाता है। ये हाइड्रोजन तत्व है, आपने लिखा देखा होगा, ये हाइड्रोजन तत्व है, ये नाइट्रोजन तत्व, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये सल्फर, ऐसे करके 118 तत्वों की आपने स्टडी की, ठीक है। वहां पे इन चीजों को तत्व कहते हैं। फिर हम कहीं कहीं क्या कहते हैं कि तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है किसके, हाइड्रोजन के निकालेंगे, हम नाइट्रोजन के निकालेंगे, ऑक्सीजन के निकालेंगे, कार्बन के निकालेंगे। अच्छा, यदि ये हमने जैसे आपसे बोला हाइड्रोजन के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल के दिखाओ, तो हम वहां पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोजन तत्व। बात एक ही है, ठीक है। हम इसे तत्व भी कह सकते हैं और इसे हम एटम भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। यहीं पे ये 2 हाइड्रोजन मिल गए तो H2 बन लिया, जो कि हाइड्रोजन का ही परमाणु है, तो इसको तत्व कहा जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तत्व और आपका एलिमेंट्स यानी कि तत्व और परमाणु क्लियर हुआ होगा। अच्छा, दूसरी तरफ नजर डालेंगे अणु और यौगिक। देखो, अणु की बात की जाए तो अणु क्या होता है कि 2 या अधिक परमाणु के संयोग से बने हुए समूह को या फिर पदार्थ को हम अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के
के सहयोग से बने हुए पदार्थ या फिर उस समूह को हम अणु कहते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ जाता वट, यानी कि लेकिन। वो हमारे परमाणु समान प्रकार के भी हो सकते हैं और असमान प्रकार के भी हो सकते हैं। बात को बहुत गहराई से समझिएगा। अणु की बात की जाए तो अणु जो बनता है वो परमाणुओं से बनता है, लेकिन वो समान प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जब हमने हाइड्रोजन फास्फोरस के 4 परमाणुओं को मिला दिया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु को मिला दिया, नाइट्रोजन के 2 परमाणु को मिला दिया जो कि समान प्रकार के हैं, हम इनको अणु कह सकते हैं। ठीक है। जब स्टूडेंट्स हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया तब भी ये हमारा अणु कहा जाएगा, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। मेरी बात को समझिएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको अणु कहा जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, फिर यौगिक क्या है? तो यौगिक की डेफिनेशन समझ लीजिए। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात को हम यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु जब निश्चित अनुपात में मिला दिए जाते हैं, बनने वाला पदार्थ हमारा यौगिक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया यौगिक जल बन के तैयार हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बन के तैयार हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के तैयार हुई। देखो, अणु की बात की जाए तो ये समान हो सकता है, असमान हो सकता है, लेकिन यौगिक जब बनेगा तब मुझे दो तत्व के परमाणु लेने होंगे। बिना 2 तत्व के परमाणु के बिना हम यौगिक का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हमने बात हर तरीके से घुमा के आपको समझा दी। यौगिक बनने के लिए मुझे 2 तत्व चाहिए। जब तक 2 तत्व नहीं होंगे यौगिक नहीं बनेगा। देखो, बिल्कुल हम शुद्ध भाषा में आपको बता दें, यौगिक का मतलब है किसी नए पदार्थ का बनना। इट्स ओके। यौगिक का मतलब है किसी नया पदार्थ बन के तैयार होना। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, हमारा जल बन के तैयार हुआ, नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 2 अलग तत्व लेने होंगे, तब बनने वाला पदार्थ हमारा यौगिक होगा। इट्स ओके। और अणु का मतलब है कि जब हम 2 या 2 से अधिक तत्व लेते हैं, चाहे वो समान प्रकार के हों चाहे वो असमान प्रकार के हों, बनने वाला पदार्थ हमारा अणु होगा। समान प्रकार के परमाणुओं से बनने वाला पदार्थ हमारा तत्व होगा। हमें उम्मीद है पूरा भरोसा है आप पर कि यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। ये कंफ्यूज हमारे हिसाब से अधिकांश स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहता है परमाणु अणु तत्व यौगिक के बारे में कि ये है क्या। मेन चीज है, क्योंकि हम भी किसी समय सोचा करते थे कि कभी कभी सर परमाणु कहते तो कभी कभी अणु कहते हैं, तो कभी तत्व कहने लगते उसी चीज को। मीन्स क्या है इसका? बहुत गहराई से सोचा विचार किया, तब जाकर के ये चीज हमें हासिल हुई कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। यदि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी यहाँ पे दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है। ओके। अब हम थोड़ा इनके बारे में लिखा देते हैं। इनके बारे में थोड़ा लिख भी लीजिए कि ये तत्व के बारे में, अणु के बारे में और परमाणु के बारे में। ठीक है। लिख लीजिए, क्योंकि जरूरी है, चीजें नोट डाउन हो जाएंगी तो ये हमेशा के लिए बनी रहेंगी। एक बार फोन भी चेक कर लेते हैं, ओवरहीट तो नहीं हो गया? वैसे नहीं होगा, आज मौसम बहुत ठंडा है। आज भाई फोन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आज की क्लास हम दोपहर में बना रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हो सकता था कि कहीं बारिश होने लगती तो फिर शाम को हम क्लास नहीं बना पाते, तो मैंने सोचा दोपहर में बना ले, शाम को अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे तत्व। ठीक है। तत्व, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। देखो, लिखना शुरू करेंगे। तत्व जो होता है समान प्रकार के परमाणु वाले पदार्थ को तत्व कहा जाता है।
समान प्रकार के परमाणु वाले समान प्रकार के परमाणु वाले पदार्थ को तत्व कहा जाता है। ठीक है, समान प्रकार के परमाणु वाले पदार्थ को तत्व कहा जाता है, मैंने अभी समझाया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक के बारे में लिखेंगे तो यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक, ये चीज तो आपको पता भी होगी, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात, तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात से बने हुए, तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इट्स ओके, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये चीजें फिर आपको एग्जाम में तो नहीं डेफिनेशन पूछी जाएगी, बट कोई पूछने लगे या फिर आप ही किसी को पढ़ाने लगे तो वहां इस चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तत्व का मतलब है समान प्रकार से परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ। यौगिक का मतलब है जब हम दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, बनने वाला पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हैं हम अणु। ये अणु के बारे में लिखेंगे। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के सहयोग से बने हुए उस समूह को अणु कहा जाता है। दो या अधिक दो से अधिक परमाणुओं के परमाणु से बने उस समूह को अणु कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि परमाणु को जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बनने वाला पदार्थ हमारा अणु होता है। लेकिन इसमें मेन चीज आप कोष्टक में लिख सकते हैं, ये समान प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं और असमान प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई हो तो प्लीज अब क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक नोट में पॉइंट और लिख लीजिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है हमारा कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके लिखना शुरू करेंगे। उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके सामान्यतः अन्य तत्व के परमाणु के रूप में नहीं रहता है, अधिकतम तत्व अणु के रूप में रहते हैं। लिखना शुरू करेंगे। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सामान्यतः अन्य तत्व परमाणु के रूप में नहीं रहते हैं। अन्य तत्व परमाणु यानी कि एटम के रूप में नहीं रहते हैं, परमाणु के रूप में नहीं रहते हैं। अणु के रूप में रहते हैं। इस चीज को नोट
डाउन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कीमती यहाँ पे हमने पॉइंट लिख के तैयार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके सामान्यतः अन्य तत्व के परमाणु, अन्य तत्व जो होते हैं वो हमारे परमाणु के रूप में नहीं रहते, परंतु वो अणु के रूप में रहते। इस चीज को हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कैसे? आपने देखा होगा कि जो हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नोबेल गैस या अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा एक परमाणुविक होती है। एक परमाणु का मतलब है कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा Ar2 आर्गन या फिर Ne2 नहीं देखा होगा नियोन, Xe2 यानी कि जेनोन कभी नहीं देखा होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो हमारी एक परमाणुविक होती हैं। ये चीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि बताइए, आपको कोई 4 ऑप्शन में से एक अक्रिय गैस का ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए निम्न में से कौन सी हमारी एक परमाणुविक गैस है, तो हमारी क्या होगी? उसमें से कोई अक्रिय गैस जो होगी वो हमारा करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि अक्रिय गैसें जो होती हैं वो हमारी एक परमाणुविक होती हैं। कैसी होती हैं? एक परमाणुविक। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने लिखा देखा होगा Ne जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, He जिनोन X, यानी कि ऐसे हमारी आपको पता है उत्कृष्ट गैसों के बारे में। लेकिन अदर तत्वों की बात की जाए, कोई भी तत्व ले लीजिए, अधिकांश, सभी नहीं, उसमें भी अधिकांश की बात की जा रही है। O2 हमारा N2 H2, ठीक है, सभी कैसे रहते तत्व? दो परमाणुविक। और जब ये दो परमाणुविक होंगे तो ये परमाणु नहीं कहा जाएगा, ये हमारा अणु कहा जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसा होगा, अकेला होगा, समान प्रकार के परमाणु होंगे तो वो हमारा क्या होगा? परमाणु अकेला होगा। लेकिन जब समान प्रकार के दो परमाणु मिल जाते तो तत्व भी कहा जाता है, लेकिन फिर वो परमाणु नहीं कहा जाएगा। ठीक है, परमाणु के रूप में रहते हैं, जबकि अधिकांश तत्व हमारे अणु के रूप में रहते हैं। उम्मीद है कि आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो हम यहाँ पे बोर्ड को साफ करेंगे, आगे चीजों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बात करेंगे केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध पर। इसके टाइप्स के बारे में सबसे पहले जानकारी देंगे आपको हम, उसके बाद आगे कुछ पढ़ाएंगे। देखो, आपने देखा होगा एग्जाम्पल से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। H2 क्या देखा होगा? H2 जो कि हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है? एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। ऐसा तो नहीं है कि ये गई आपस में मिल गई H2 बन गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या काम होता है? इनके बीच कोई ना कोई बंध जरूर होता है, इनके बीच कोई ना कोई बंध जरूर होता है। जब तक इनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक हमारा कभी भी ऐसे H2, N2 या फिर अदर किसी भी अणु या फिर यौगिक का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हुआ हो, इलेक्ट्रॉन के दान करने से हुआ हो, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, लेकिन इनके बीच क्या होता है? पहले बॉन्डिंग होती है, उसके बाद अणु या फिर हमारे यौगिक का निर्माण होता है। यदि हम यहाँ से परिभाषा को जानना चाहें, रासायनिक बंध क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अणु, ये हमारा H2 क्या है? अणु। अणुओं के, उनके परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। किसी भी अणु के उनके परमाणुओं के बीच लगने वाले बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको एग्जाम्पल से समझ में आया हो तो हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक बंध। क्या लगाएंगे हम? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध कहते क्या? किसे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करेंगे किसी
किसी अणु में उसके परमाणु, किसी अणु में उसके परमाणु, या फिर हम कह सकते हैं आयन, उसके परमाणु या आयन, किसी अणु में उसके परमाणु या आयन जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे रासायनिक बंध कहा जाता है। दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे रासायनिक बंध कहा जाता है, उसे रासायनिक बंध कहा जाता है। एक बार भाई फोन भी हम चेक कर लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हाँ ठीक है। देखो रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड की बात की जाए तो अभी हमने बहुत इजी वे से समझाया, बस थोड़ा डेफिनेशन को घुमा के लिख दिया। किसी अणु में उसके परमाणु, जैसे कि H2 हमारा अणु हो गया जो कि 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, या फिर उसके आयन भी हो सकते हैं, जिस बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं उसको ही रासायनिक बंध कहा जाता है, यानी कि केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के टाइप्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, या फिर डायरेक्ट हम बात यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रकार। आप लिख लीजिएगा रासायनिक बंध के प्रकार। देखो रासायनिक बंध के प्रकार की बात की जाए तो इसे 2 भागों में सबसे पहले विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, प्रबल बंध, यानी कि स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होता है, और एक हमारा होता है दुर्बल बंध। एक कैसा होता है, एक हमारा होता है दुर्बल बंध। रासायनिक बंध को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रबल बंध और हमारा दुर्बल बंध। फिर देखो होता क्या है, प्रबल बंध को 4 भागों में बांटा जाता है, प्रबल बंध को 4 भागों में बांटा जाता है। पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे आयनिक बंध की, सबसे पहले जानकारी किसके बारे में प्राप्त करेंगे, आयनिक बंध के बारे में। सेकंड नंबर पर होगा सहसंयोजक बंध। क्या होगा, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और थर्ड नंबर पे हम आपको पढ़ाएंगे उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है, उपसहसंयोजक बंध। और फोर्थ नंबर पे हम आपको नॉलेज देंगे धात्विक बंध के बारे में। किसके बारे में, धात्विक बंध के बारे में। ऐसे करके प्रबल बंध हमारे 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और हमारा धात्विक बंध। वैसे राइटिंग हमारा इतना गंदा नहीं आता, लिखते रहेंगे। अच्छा सच्ची बताओ, इतना राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बट हम लिखते नहीं है, क्योंकि यदि राइटिंग को सजाने में लगे रहेंगे क्लास भी लंबी हो जाएगी और गर्मी का मौसम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा आगे बात हम करेंगे दुर्बल बंध के बारे में। दुर्बल बंध को 2 भागों में बांटा जाता है, हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल्श बंध। देखना कैसे, दुर्बल बंध को 2 भागों में बांटा जाता है, हाइड्रोजन बंध और एक हमारा होता है वांडर वाल्स बंध, ठीक है। हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल्स बंध ये हमारे रासायनिक बंध जो है उनके दुर्बल बंध के टाइप से, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा रासायनिक बंध क्या है और इसके टाइप्स क्या है।
इसके टाइप्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में जानकारी देंगे, लेकिन आज की क्लास में हम आपको अब बताएंगे किसके बारे में, अष्टक नियम के बारे में, ऑक्ट रूल के बारे में जानकारी देंगे और आपको सबसे बिंदास चीज निकालनी सिखाएंगे, वो है हमारी वैलेंसी यानी कि संयोजकता। ठीक है, आप लोग बोला करते हैं कि मैम जी आप छोटी क्लास बनाती हैं, तो आज थोड़ा लंबी क्लास बनाएंगे, मौसम अच्छा है इसलिए। ठीक है, मौसम अच्छा है तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और टॉपिक थोड़ा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अष्टक नियम के बारे में। क्या लगाएंगे? अष्टक नियम के बारे में। अष्टक नियम की बात करें, ऑक्ट रूल की बात करेंगे। देखो, अष्टक नियम या फिर ऑक्ट रूल के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आपको थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज जरूर होगी। अष्टक नियम हम कई एक बार जो क्वेश्चंस लगवाते तब भी समझाते रहते हैं अष्टक नियम क्या होता है, थोड़ा से समझाएंगे। पहले आपको पता है कि जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं उनके वाहितम कक्ष में, अक्रिय गैसों के वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो हमारे स्थायी होते हैं, साथ ही साथ उनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है, नट गैस के नाम से जाना जाता है, कहीं एक नाम है। सबसे मेन चीज है कि उनको उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है, तो हमारे डियर स्टूडेंट्स उनके वाहितम कक्ष में जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं उनके वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और जब कोई एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है तो वो स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेता है, और जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी यही चाहते हैं कि उनके वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएं और वो अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास ग्रहण कर लें। सबसे मेन चीज देखो, हम आपको समझाने भूल गए कि रासायनिक बंध बनता क्यों है। चैप्टर की बात की जाए तो सबसे प्रथम चीज यहां से उठती है हमारी कि कोई भी यानी कि रासायनिक बॉन्डिंग करता क्यों है। तो देखो, प्रत्येक एलिमेंट्स क्यों करता है, पता है इसका रीजन? इसका रीजन ये है कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, साझेदारी करते हैं, और ऐसा करने पर उनके वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। जब उनके वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो वो अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जबकि प्रत्येक एलिमेंट्स यही चाहता है कि उसके वाहितम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है बहुत ही सोडियम के बारे में, जो कि हमारा 11 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 281 होता है। ठीक है, यही तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड यानी कि कोश या कक्ष गोली में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। हमारा आपने पढ़ा होगा Cl17 के बारे में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। ठीक है, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तृतीय कोश में 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, यदि इन पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके वाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 है और इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ध्यान देंगे तो यदि सोडियम क्या काम करे, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उत्कृष्ट गैस का मतलब है बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखना।
तो या फिर ये क्या काम करे, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, यानी कि अपने से हटा दे, किसी को दान कर दे। जब ये एक का दान कर देगा तो फिर कितने बचेंगे बाह्यतम कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन, तब भी ये स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और क्लोरीन की बात की जाए तो या तो ये 7 का दान कर दे तो इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे, या फिर कहीं से ग्रहण कर ले तो इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना हमारे हिसाब से बहुत कठिन काम है, एक को दान करना बहुत इजी है। एक को ग्रहण करना इजी है, 7 को दान करना बहुत कठिन है। हम आपको बता दें, कभी जब किसी एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्ष में 4 से कम होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते तो वो हमेशा दान करता है। ठीक है, और 4 से जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वो हमेशा ग्रहण करता है, तो वो हमेशा ग्रहण करता है। इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। देखो भाई मेन चीज है कि लेने वाले यानी कि देने वाले बहुत हैं, बट कोई लेने वाला होना चाहिए। सोडियम भाई देने को तैयार है। अच्छा, कोई बड़ा आदमी जब देने को तैयार खड़ा है तो सामने भिखारी नहीं होगा तो देगा किसको। तो यहाँ पे होता क्या है, सोडियम क्लोरीन से कहता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो तो मेरे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेंगे। क्लोरीन कहता है भाई हम इसीलिए ही बैठे थे कि हमें कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जब हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमारे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे और हमारे भी बल्ले बल्ले, क्योंकि हम स्थायी हो जाएंगे। होता क्या काम है, सोडियम क्लोरीन आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंडशिप करने के बाद ये NaCl का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इसने ग्रहण किया, तभी तो NaCl बन के तैयार हुआ। इनके बीच कोई ना कोई बल लगा होगा, बंध बना होगा। अब वो बंध कौन सा है, तो वो आयनिक बंध है, हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा अष्टक रूल। बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का सिद्धांत हमारा अष्टक नियम कहलाता है। लिखना शुरू करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे अष्टक नियम की। लिखना शुरू करेंगे। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का सिद्धांत, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का सिद्धांत अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है, हमारा अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में अपवाद स्वरूप एक चीज और लिख लीजिए। अपवाद स्वरूप हम एक चीज लिखेंगे, वो है हमारी हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके। ठीक है, हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके। हाइड्रोजन व लिथियम को छोड़ करके, क्योंकि इसका H1 होता है, ये क्या काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा कहीं से, तो ये H2 हो जाएगा। H2 हो जाएगा तो ये हमारा क्या, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या माइनस बना लेगा। जब ये माइनस बना लेगा तो ये हमारा हीलियम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, लिथियम हमारा Li3 होता है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगी Li3 बना करके, ये He हीलियम के समान, जो हमारी हीलियम He होती है, जो उत्कृष्ट गैस है, उसके समान स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये 2 अपवाद स्वरूप है जिनके वाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और वैसे प्रत्येक एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करके स्थायी विन्यास ग्रहण करना चाहता है, और जब उसके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो इस सिद्धांत को अष्टक नियम या फिर अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां से हम हेडिंग नोट की लगाएंगे, हेडिंग यहां से लगाएंगे हम नोट की। देखो, नोट पे बात करने से पहले एक बार मेरी क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ साथ क्लास को जम करके शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ रोजाना शाम 3 बजे लाइव आया करें। जो हम यहाँ टॉपिक कंप्लीट कराते हैं वो शाम 3 बजे एक क्लास हम लेते हैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज, वहीं पे हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। तो लाइव क्लास में आया जरूर करें, ठीक है, और सपोर्ट प्यार दिखाते रहा करें इस चैनल के प्रति। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, परमाणु के संयोजी कोष को, परमाणु के वाह्यतम कोष को, परमाणु के वाह्यतम कोष को, परमाणु के वाह्यतम कोष को वैलेंसी सेल, परमाणु के वाह्यतम कोष को वैलेंसी सेल या फिर संयोजी कोष कहते हैं। वैलेंसी सेल या फिर हम कह सकते हैं संयोजी कोष। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, संयोजी कोष कहते हैं। वाह्यतम कोष, माना कि कोई भी, ये रहा नाभिक, ये रहा हमारा फर्स्ट यानी कि कोष, ये रहा हमारा सेकंड कोष, ये रहा हमारा थर्ड कोष। माना कि हमने सोडियम ही ले लिया, Na ले लिया, इसके प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तृतीय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, ये ही तो इसका वाह्यतम कोष होगा, ये वाह्यतम कोष ही हमारा संयोजी कोष कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के वाह्यतम कोष, जो बाहरी वाली कक्षा होती है, वाह्यतम वाला कोष होता है, उसको वैलेंसी सेल या फिर संयोजी कोष कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, संयोजी कोष में उपस्थित वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संयोजी कोष या फिर वैलेंसी सेल, संयोजी कोष में उपस्थित, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे ये वाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। अभी सोडियम का हमने आपको बताया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाह्यतम कोष हुआ, संयोजी कोष हुआ। इसमें ये जो 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसको ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या फिर संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अन्य आंतरिक कोष, यहाँ पे लिखेंगे अन्य आंतरिक कोष में उपस्थित, अन्य आंतरिक कोष में उपस्थित, आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अन्य आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, वायतम कोष, वैलेंसी शेल यानी कि संयोजी कोष, उस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे, जबकि उनको आंतरिक वाले जो हमारे कोष होंगे, अंदर वाले जितने भी कोष होंगे, उनको कोर इलेक्ट्रॉन यानी कि अन्य आंतरिक कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जैसे कि आपका ये सोडियम का रहा, माना कि ये नाभिक रहा, ये फर्स्ट कोष, ये सेकंड कोष, ये थर्ड कोष, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कोष हमारा जो था वो बाह्यतम कोष था, संयोजी कोष, उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहे जाएंगे, हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। लेकिन अनांतरिक में उपस्थित 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ तक आपकी चीज क्लियर हुई होंगी। देखो भाई, यहाँ तक यदि आपकी चीजें क्लियर हुई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे वैलेंसी के बारे में, संयोजकता के बारे में, क्योंकि क्लास भी हमारी लगभग 45 मिनट से हो चुकी है और संयोजकता जो है वो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ाना चाहते, कहीं एक तरीके से आपको निकालनी सिखाएंगे, सबसे इजी वे होगा। और वैलेंसी निकालना तभी सिखाएंगे जब आज की क्लास में सपोर्ट दिया जाएगा, आपके द्वारा सपोर्ट, आपके द्वारा क्लास को लाइक किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, साथ ही साथ बेहतरीन कमेंट छोड़े जाएंगे कि हाँ, हम अदर नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हैं। तो आपके लिए वैलेंसी को निकालना हम बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की नॉलेज आपको, बेसिक नॉलेज कैसी लगी इस चैप्टर की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप लोग बताते नहीं है, सच में कष्ट बहुत होता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद जब आपके कमेंट नहीं आते तो हमें भी खराब लगता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके बता दिया करें कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम यानी कि पहुंचते रहे। ठीक है, और साथ ही साथ रोजाना शाम 3 बजे लाइव आया करें, जहाँ पे 500 क्वेश्चंस की एक बहुत ही बेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।